इस कार्यक्रम जैसे पूरा कार्यक्रम आपके फीडबैक से हम उपकृत है। पूरा कार्यक्रम आपकी आशीर्वाद से हुआ है। आपके फीडबैक से भी हमें और उत्साह भी बढ़ा है हमारा। इस समस्त आयोजन का आज जब अंतिम चरण आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा है, तब वीर सावरकर के वंशज हमारे साथ है। उनको सुनकर नई प्रेरणा लेकर हम जाने वाले हैं। मैं रणजीत सावरकर जी से मैं विनती करता हूं वे इस मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। साथ में जिगर भाई इनामदार, डॉक्टर रीना भाटिया मैडम, प्रदीप सकपाड़, उनको भी मैं विनती करता हूं कि वे स्टेज पर अपना स्थान ग्रहण करें। आज के समापन सत्र के मुख्य वक्ता का स्वागत करने के लिए मैं संदीप भाई भट्ट और अजय भाई पाध्ये जी को मैं विनती करता हूं कि वे मंच पर आए और आज के हमारे जो प्रमुख वक्ता है उनका स्वागत करें। यही फर्क है कि उद्घाटन सत्र में मुझे यहाँ से जयकारा लगाना पड़ता था, आज यहाँ से जयकारा आता है और हमें फिर से इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड गवर्नेंस निरंतर राष्ट्र के लिए कार्य करता रहता है और इसी में जो हमारी श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम है, अगला कार्यक्रम भी क्या है और हम क्या कार्य करते हैं, इसकी जानकारी देने के लिए मैं श्री जिगर भाई इनामदार जी से विनती करता हूं कि वे इंस्टीट्यूट के बारे में बताएं। साधारण रूप से जब चुनाव होते हैं तो जो राजनेता होते हैं, जो इलेक्शन लड़ते हैं, वो किसी न किसी सेलिब्रिटी को इनवाइट करते हैं। फिर सेलिब्रिटी की सभा होती है, सेलिब्रिटी को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए भीड़ इकट्ठी होती है और फिर उसमें नेता धीरे से अपनी बात रख लेते हैं कि भाई मुझे वोट दे देना। तो मैं वोट के लिए नहीं खड़ा हूँ, पर एक छोटा सा इंस्टीट्यूट, एक छोटा सा विचार आज जिस स्तर पर पहुंचा है, किस तरह से पहुंचा और आगे हम इसे कहां तक पहुंचाना चाहते हैं, किस तरह से पहुंचाना चाहते हैं, इसके बारे में 2-3 मिनट में आपसे बात करना चाहता हूं। और इस विचार को आपके सामने रखने के लिए वीर सावरकर हमारा माध्यम बने हैं। मैं मानता हूं कि स्वतंत्र भारत में वीर सावरकर से बड़ी और कोई सेलिब्रिटी हो नहीं सकती। जो राष्ट्रवादी के लोग हैं, उनके लिए किसी भी व्यक्ति से सावरकर जी बड़े व्यक्ति थे। हर एक प्रकार से उनका कद बड़ा था और आज उनके वंश, उसी परिवार के अंश जब हमारे बीच में उपस्थित है, मैं आदरणीय रणजीत जी का हृदयपूर्वक स्वागत करते हुए महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के एक छोटे से प्रयोग के बारे में थोड़ी बात रखना चाहता हूँ। पहली बात, आप सबको ब्रोशर आपकी सीट पर देने का प्रयास किया गया है। भगवत गीता हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को मानसिक रूप से स्वस्थ और मजबूत करने के लिए जो 18 अध्याय में अपनी बात रखी थी। हमको लगता होगा कि 5000 साल पहले कही गई इस बात का आज रिलेवेंस क्या हो सकता है।
मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड गवर्नेंस ये हर एक चीज को आज के समय के साथ जोड़ने के छोटे प्रयास कर रहा है, और उसमें सबसे पहला हमारा जो प्रयोग था वो भगवत गीता था। भगवत गीता का आज के समय में क्या रिलेवेंस हो सकता है, उसके ऊपर हमारी चौथी बैच 24 अगस्त को जन्माष्टमी के शुभ दिवस पर शुरू हो रही है। 2016 में पहला प्रयोग हुआ, इसी ऑडिटोरियम के अंदर हमने बड़ी मुश्किल से हमारा आंकड़ा 130-140 को उस समय पार हो पाया। दूसरे में सीढ़ियां कम पड़ी, तीसरे में ऑडिटोरियम चेंज करके प्रोफेसर चंद्रवर्धन चिमनलाल मेहता ऑडिटोरियम में ले जाना पड़ा, और चौथा प्रयोग जब होने जा रहा है, आज उसी अवस्था में हम अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि कहीं न कहीं वो ऑडिटोरियम भी हमको छोटा न पड़ जाए। भगवत गीता धार्मिक रूप से जितनी इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा महत्व उसके रिलेवेंस का है। भगवत गीता में कहा गया एक एक श्लोक, एक एक अध्याय आज भी कितना रिलेवेंट है, उसके ऊपर हमने 18 दिन का सर्टिफिकेट प्रोग्राम प्लान किया है। हमारे आदरणीय तुषार भाई व्यास जो अधिवक्ता भी है, यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट मेंबर भी रहे हैं, ये पूरा इनिशिएटिव आदरणीय तुषार भाई के मार्गदर्शन में पल्लवित हो रहा है, और 18 दिन में 18 अध्याय, रोज का एक अध्याय, एक वक्ता, और वे वक्ता 2 घंटे के लिए हमारे पास आते हैं। पहले घंटे में उसका अर्थ समझाने का प्रयास करते हैं, दूसरे घंटे में उसका रिलेवेंस समझाने का प्रयास करते हैं, और 5000 साल पहले कहे गए उस श्लोकों के एक एक शब्द को, उसके अर्थ को आज के समय में उसको जोड़ने का छोटा सा प्रयास करते हैं। इसके अलावा वीर सावरकर जी का जो कार्यक्रम हो रहा है, इसी प्रकार से हमने पहले सयाजीराव गायकवाड़ के ऊपर 3 बैच संपन्न की है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर 1 बैच कंप्लीट हो चुकी है, सावरकर जी के ऊपर 1 बैच हो रही है। अगले दिनों में छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर, स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर, महर्षि अरविंद के ऊपर, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के ऊपर, ऐसे पात्र जिसको इतिहास में से जानबूझ के प्लानिंग के साथ जिसको बुला दिया गया, बहुत ही सिलेक्टिव अप्रोच के साथ भारत के इतिहास को याद रखा गया, और इस सिलेक्टिव अप्रोच को किसी भी प्रकार से नलीफाई करना ये आज के भारत की हम सबकी जिम्मेदारी है। मुझे ऐसा लगता है कि महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय का इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड गवर्नेंस इस प्रयास के माध्यम से इस नलीफाई किए गए जो जिसको गुजराती में आयोजनबद्ध तरीके से कहा गया है, इस आयोजनबद्ध प्रयास को किसी न किसी प्रकार से विफल करते हुए आज के युग के साथ, आज के समय के साथ, आज की जनरेशन के साथ उसको रिकनेक्ट करने का हम छोटा सा प्रयास करते हैं। बेसिकली कोई इंस्टीट्यूट जब शुरू होता है, उसके बाद उस इंस्टीट्यूट में कोर्स शुरू होते हैं। ये इंस्टीट्यूट शुरू होने से पहले हमने कोर्स प्लान किया था, और वो कोर्स किस फैकल्टी में चलाना चाहिए, किस डिपार्टमेंट में चलाना चाहिए, ऐसा सोचते सोचते इंस्टीट्यूट का विचार आया। राजनीतिक क्षेत्र ऐसा माना गया है जिसमें लोग ऐसा कहते हैं कि जिसमें तालीम की, जिसमें किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण की, ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं होती। आप किसी परिवार में जन्म ले लो, नेता बन जाओ, हराम के पैसे इकट्ठे कर लो और नेता बन जाओ, किसी कम्युनिटी में पैदा हो जाओ और उस कम्युनिटी के नेता बन जाओ। कम्युनिटी के नाम पे, धर्म के नाम पे, पार्टी के नाम पे, बाप दादा माँ के नाम पे आज तक भारत की जनता को जिस प्रकार से मूर्ख बनाया गया, इस कारण हमेशा से यह फील किया गया है कि राजनीति में प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। और उसमें किसी अच्छे लेखक ने लिख दिया होगा कि लीडर्स आर बॉर्न, कैन नॉट मेड। हम व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानते हैं कि नेतृत्व हमेशा निर्माण किया जा सकता है। आपके ब्लड में नेतृत्व हो सकता है, उससे दो राय नहीं हो सकती, पर प्रधानमंत्री के घर में पैदा हुए पुत्र कितने प्रकाशित होते हैं, कितने उज्जवल होते हैं, उसके ऊपर चर्चा करने का यह मंच नहीं है, पर इसलिए उसका उल्लेख करना नहीं चाहता हूं। कोई भी सामान्य सा व्यक्ति अपने आप को तैयार करके राजनीतिक क्षेत्र में, पब्लिक लाइफ में अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकता है, ऐसा हम मानते हैं। और उसी प्रयोग के परिणाम स्वरूप, उसी प्रयास के परिणाम स्वरूप हमने 2016 से राजनीतिक और गवर्नेंस के क्षेत्र में जो काम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम तैयार किया था। 2016-17 में ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट, लीडरशिप एंड गवर्नेंस के नाम से शुरू हुआ।
जिस प्रकार का उसको रिस्पांस मिला उसके कारण हमने उसको डिप्लोमा प्रोग्राम में कन्वर्ट किया और डिप्लोमा प्रोग्राम की तीसरी बैच शुरू हो चुकी है, डिप्लोमा इन पॉलिटिकल लीडरशिप एंड गवर्नेंस। गवर्नेंस भी ऐसा क्षेत्र है कि कोई एक आईएएस आज महसूल डिपार्टमेंट का सचिव है, कल वो शिक्षा का सचिव हो जाएगा, परसों वो पेट्रोलियम का सचिव हो जाएगा, एक दिन बाद वो संरक्षण का सचिव भी हो सकता है। मसूरी में उसने 1 साल की ट्रेनिंग क्या ले ली, वो व्यक्ति हर क्षेत्र में काम करने के लिए लायक हो जाता है। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानता हूं कि उसको भी धरती के साथ जुड़ने की ज्यादा जरूरत है। यूपीएससी का प्रीलिम पास करना, यूपीएससी का इंटरव्यू पास करना और अच्छे मार्क आ गए उसके आधार पर पोस्टिंग और कैडर लेना, ये कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के लाइफ में इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती है, पर सिर्फ वही इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा पंचायत से लेके सरपंच से लेके संसद तक का प्रैक्टिकल अनुभव होना वो भी उतना ही जरूरी है। पॉलिसीज एयर कंडीशन ऑफिस के अंदर बनती है, उनको पता नहीं होता कि गांव का व्यक्ति किस स्थिति में जी रहा है। हम इसी ऑफिस में बैठ के डिसाइड करते हैं कि 12 रुपए में एक आदमी 2 दिन का खाना खा सकता है, 12 रुपए में एक वड़ा पाव नहीं मिलता है। और एक व्यक्ति अपने परसेप्शन के आधार पे पॉलिसीज डिजाइन करे और वो पॉलिसी फिर पॉलिसी पैरालिसिस के अंदर परिवर्तित हो जाए, इस स्थिति से हमें बाहर निकलने की जरूरत है। और इसीलिए हमने 1 साल का प्रोग्राम जो पहले हम 15 अगस्त को शुरू करते थे, इस साल से हमने उसको 23 जुलाई से शहीद चंद्रशेखर आजाद के जन्मदिन से हमने इसको शुरू करने का प्रयास किया है और इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड गवर्नेंस का ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसी प्रकार के छोटे छोटे कई सारे प्रयोग हम करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको इसकी इंफॉर्मेशन भी मिलती रहेगी, इसके साथ आप अपडेटेड रहिए। और कहीं ना कहीं ऐसे कोर्सेज जिसके साथ आज के जनरेशन को, आपके परिवार को जोड़ने की जहां पे आपको जरूरत लगती है, हमारा निवेदन है कि ऐसे विचारों के साथ, ऐसे विषयों के साथ, ऐसे इनिशिएटिव्स के साथ अपने आप को, अपने परिवार को, अपने मित्रों को, आज के युवा धन को जोड़ने का आप सब प्रयास करें। एक और बात आज के दिन मुझे कहने की जो जरूरत लगती है, आज सुबह नाश्ता करते समय कुछ युवा मित्र मुझे मिले थे और उन युवा मित्रों से मेरी बात हो रही थी। वो अपने जीवन में उन्होंने जो प्रयोग किया है उसके बारे में वो बात कर रहे थे। कोई भी व्यक्ति को एडवाइस देना बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम मानते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, वही एडवाइस जब अपने ऊपर इंप्लीमेंट करने की बात आए तब हमारा एक्चुअल कैरेक्टर पता चलता है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करते हैं कि आईएएस ऑफिसर्स को कंपलसरी कर देना चाहिए कि उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े, सरकारी स्कूल की सिचुएशन बदल जाएगी। वो जो आईएएस का बच्चा जिस स्कूल में पढ़ेगा वो स्कूल की सिचुएशन बदलेगी, बाकी की वैसी ही रहेगी। क्योंकि हम कोई भी विचार को अपने आप के साथ उतने कन्विक्शन से नहीं जोड़ पाते हैं। आज सुबह जिन युवाओं से मैं बात कर रहा था, उन्होंने उस विचार को अपने आप के साथ जोड़ा। उन्होंने डिसाइड किया कि उनके खुद के जो बच्चे हैं, उनके बच्चों को वो स्कूल में नहीं भेजेंगे, उनको गुरुकुल परंपरा से वो पढ़ाएंगे। जिस प्रकार का पूरा इनिशिएटिव उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया, मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि मेरे 39 साल के जीवन में आज तक जितने भी विचार मेरे मन में आए होंगे और मित्रों के माध्यम से, सबके सहायता से हमने उसको इंप्लीमेंट करने का प्रयास किया होगा, मेरा एक भी विचार, एक भी इनिशिएटिव इस इनिशिएटिव के बराबर बैठ पाए ऐसा नहीं था। इतना अच्छा विचार उन्होंने यहाँ पे रखा है। हम आप सबको एक निवेदन करना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से, आदरणीय डायरेक्टर डॉक्टर रीना भाटिया जी की ओर से, हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर परिमल व्यास जी की ओर से, पूरी सेनेट और सिंडिकेट की टीम की तरफ से, कि आपके मन में ऐसे जो विचार आते हैं, ऐसे विचारों के एग्जीक्यूशन के लिए इस इंस्टीट्यूट को आपके विचारों की जरूरत है। आपके मन में जो विचार आते हैं, विचार लेके आइए और उस विचार के लिए आपको इंस्टीट्यूट की जो जरूरत है, हम उसके लिए तैयार हैं। ये इंस्टीट्यूट ये फॉर्मल एजुकेशन के लिए नहीं है। हम जितने भी प्रयोग करते हैं ये एक के बाद एक इनफॉर्मल, जो रेगुलर कहीं पे देखने को नहीं मिलते, ऐसे ही प्रयोग हम यहाँ पे करते जा रहे हैं। आगे भी इसी प्रकार के प्रयोग करना चाहते हैं और जो विचार आपके मन में आता है कि ऐसा विचार कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट होना चाहिए, उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हम प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। उसके लिए आपको टीम चाहिए, हम प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। जो अच्छा विचार आपके मन में वर्षों से दबा हुआ है, उस विचार को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको जिस भी प्रकार की सहायता की जरूरत है, ऑन बिहाफ ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड गवर्नेंस महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी, आई वुड लाइक टू एक्सटेंड wholehearted support,
complete support to each and every idea you are having in your mind. आपके मन में जो भी शुद्ध विचार है, आपके मन में जो भी शुद्ध आचार है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको जो सपोर्ट चाहिए, वी आर रेडी। यही बात आपके सामने रखने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा मैंने कहा कि सेलिब्रिटी जब आते हैं तो सेलिब्रिटी को सुनने के लिए हम सब यहाँ पे बैठे होते हैं। ये बीच का थोड़ा समय का सदुपयोग करते हुए हमारे थोड़े विचारों को आपके सामने रखने का प्रयास किया है। आदरणीय रंजीत जी हमारे बीच में उपस्थित है। मैंने कहा ऐसा, भारत के सबसे वीर परिवार के वंश जब हमारे बीच में उपस्थित हो तो आपके और उनके बीच में ज्यादा समय न लेते हुए आगे के कार्यक्रम के लिए मैं आदरणीय पंडित जी को निवेदन करूंगा कि वो आगे के कार्यक्रम को आगे ले जाएं। धन्यवाद जिगर भाई। वैसे भी अंत में वोट ऑफ थैंक्स होता है। हमारे इस कार्यक्रम में जिन जिन का सहयोग रहा है उनके हम आभारी हैं। हम कुछ लोगों का विशेष आभार मानना चाहेंगे। मैं रंजीत जी से विनती करूंगा कि वे हमारे साथ जुड़े उन लोगों का सम्मान करें। मैं अजय भाई पाध्याय जी से विनती करता हूं कि वे स्टेज पर आए। मैं संदीप भाई से विनती करता हूं कि वे स्टेज पर आए। हमारे साथ पूरी व्यवस्था में जुड़े कौस्तुभ भाई पंडित, मनीष रोहित, रुद्रेश शर्मा जी, दीपक नाचनकर, ऋतुराज गायकवाड़, सुजीत लाडानी, इस कार्यक्रम में इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड गवर्नेंस के जो विद्यार्थी स्टूडेंट इंटर्न के रूप में जुड़े हैं, विश्व, जिग्नेश, नील, मीत और ध्रुव, इन सबको एक साथ मैं बुलाना चाहूंगा। प्लीज जल्दी आ जाइए, आप फोटोग्राफी कर रहे हैं। और उसके साथ साथ डीपीएलजी बैच के जो स्टूडेंट हैं उनको भी मैं विनती करता चाहूंगा कि वे भी हमारे साथ जुड़े। और इन डीपीएलजी स्टूडेंट्स के जो मेंटर है, कोऑर्डिनेटर श्री उमंग मोदी जी से भी मैं विनती करता हूं कि वे भी मंच पर आए। मैं धवल भाई और जगदीश भाई को भी विनती करता हूँ कि वे हमारे ऑफिस स्टाफ है और
इसके अलावा कैटरिंग में हमें NS राजपुरोहित जी का, फोटोग्राफी में भावेश महाडिक जी का, प्रिंटिंग में सुंदरम डिजिटल के सौरभ भाई पटेल का और पूरे डिजाइनिंग में श्री प्रिंकित पटेल जी का सहयोग मिला है। हम उनके भी आभारी हैं। भारत माता मंदिर और वीर सावरकर स्मृति केंद्र, ये दोनों हमारे सह आयोजक ही है। उनका हम आभार प्रकट नहीं करते, लेकिन हम कृतज्ञता जरूर व्यक्त करते हैं। अब ज्यादा वक्त न लेते हुए हम जिनको सुनने आए हैं, जिनसे मार्गदर्शन लेकर हम अपनी आगे की रणनीति तय करने वाले हैं, मैं रणजीत सावरकर जी से विनती करता हूं कि वे यहां आकर अपना मार्गदर्शन करें। भारत माता की जय। नमस्कार। मैं एक स्कूल चलाता हूँ और बच्चों से काफ़ी मेरी दोस्ती है। तो मुझे बच्चे कुछ भी पूछ सकते हैं, तो मुझे पूछते हैं, सर ये 1900 में क्या हुआ, 1857 में क्या हुआ, ये समझ के क्या फ़ायदा? अभी तो पूरी दुनिया बदल चुकी है। अभी तो इंटरनेट का एज है, सब दुनिया ग्लोबल विलेज हो गया है। तो उनसे मैं एक ही बात कहता हूँ कि जो मैं बुलाए घोषक के रूप में बुलाया गया है, मगर मैं ऐसा नहीं मानता। मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं सावरकर का एक कृतिशील कार्यकर्ता हूँ और जो कुछ मैंने बचपन से, मुझे हाँ ये सौभाग्य है कि उस घर में पैदा हुआ, तो बचपन से ही वही किताबें पढ़ता है, वही विचार सुनते आया। तो मैं वो बच्चों को जो कहा था वही थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूँगा। मैंने कहा कि भाई दुनिया पहले बदल जाए, जब तक आदमी जिंदा है, इंसान जिंदा है, जब तक हमारे स्वार्थ जिंदा है, तब तक हथियार तो बदल जाएंगे, तलवार की जगह मशीन गन आएगी, मगर स्ट्रेटेजी कभी बदलेगी नहीं। और यही बात है कि जो मुझे, मतलब भले मैं घर में पैदा हूँ, वीर सावरकर के विचारों के तरफ मैं आकृष्ट इसलिए हुआ क्योंकि वीर सावरकर एकमात्र ऐसे नेता थे कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि ये मेरा तत्वज्ञान है, मैंने तत्वज्ञान दिया है, ये मेरे विचार है, आप मेरे आगे आप फॉलो करो। वो हरदम कहते थे कि भाई मैं कहता हूँ इसलिए नहीं, आप सोचो, आप इस पे विचार करो, क्योंकि परिस्थिति बदल सकती है। तो जो विचार अगर आपको अच्छे लगे तब आप इस मार्ग पे चलो। तो ये समापन सत्र का जो काम मुझे दिया गया है, ये मैं समझता हूँ कि बहुत कठिन काम है, क्योंकि 2 दिनों में कल से बहुत बढ़िया यहाँ पे एक कार्यक्रम हुआ। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। और लीडरशिप एंड गवर्नेंस सेंटर के लिए बहुत बढ़िया कार्यक्रम है, क्योंकि गवर्नेंस के लिए लीडरशिप चाहिए और लीडरशिप के लिए विचार करना आवश्यक है, और विचार किस तरीके से किया जाए इसके लिए मुझे लगता है कि वीर सावरकर जैसा दूसरा उदाहरण आपके सामने नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं विचारधारा के बारे में ही बात करूं, क्योंकि वीर सावरकर के जीवन में क्या हुआ, उन पे क्या आरोप हुए, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, इसके बारे में हम 2 दिन से सुन रहे हैं। तो मैं थोड़ा पावर पॉइंट इसमें प्रेजेंटेशन लाया हूँ। मैं एक इंजीनियर हूँ, तो मैंने प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन तो काफ़ी दिया है। मुझे लगता है कि सावरकर जी में मेरा पहला प्रेजेंटेशन है, और मैं जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कल उनका प्रेजेंटेशन मैंने देखा तो मैंने ये आक्षेप और खंडन उन्होंने बहुत बढ़िया पावर पॉइंट में किया था, तो मैंने क्या बोला कि मैं भी बनाऊंगा। तो आज सुबह सुबह मैंने बना लिया है। तो इसमें कोई बहुत पिक्चर ऐसे कोई अट्रैक्टिव नहीं है, मगर जो कुछ है सावरकर नेक्स्ट। तो पहला मुद्दा है कि सावरकर तत्वज्ञान क्या है और इस तत्वज्ञान की आज आवश्यकता है क्या। ये 2 मुद्दे, इसी से हम लोग बेसिक से चालू करते हैं आगे का। तो जब भी कोई विचार और तत्वज्ञान की बात हम करते हैं, तो वीर सावरकर जी का मानना यह था कि कोई भी विचार एक त्रिकालदर्शी नहीं होता है। जब स्थल बदलता है तो काल बदल जाता है, तो विचार का भी बदलना जरूरी है। हाँ, ऐसे अंधे में नहीं आप उसको बोलो, अगर वही परिस्थिति है वैसी सिमिलर है, अब सावरकर जी ने कुछ कहा है तब आज हमें उपयुक्त है तो हमने उसे मानना चाहिए। मगर हो सकता है कि एक चीज में सावरकर जी ने तब कुछ बोला होगा कि ये भी मैंने बोला है, तो आगे हमें वही करना है क्या, तो वही नहीं करना है, क्योंकि हमारे नेता सावरकर है और वो हमें यही प्रवृत्त करते हैं कि आप विचार करो। और जब भी कोई तत्वज्ञान कोई कहता है, तो जो मैंने कहा कि मैं कहता हूँ इसलिए नहीं, अगर उचित समझे तो ही मेरा अनुकरण करो, मेरे विचारों की पोथी मत करो। क्योंकि जब हम किसी की पोथी बनाते हैं, गुरुचरित्र बनाते हैं, तो हम लोग वही पढ़ते रहते हैं और फिर उसमें से वही रखते हैं, फिर बोलते हैं वही करना है। तो
तो सावरकर जी ने खुद जिंदगी भर उन्होंने इसके अगेंस्ट संघर्ष किया। उन्होंने कभी किसी की बात नहीं मानी, अंधविश्वास नहीं किया, उन्होंने खुद पढ़ा और खुद पढ़ने के बाद ही उन्होंने अपने विचार आगे रखे। और ऐसा आदमी जब अपने विचार देता है तो अपने अनुयायियों को यही कहता है कि भाई मेरी पोथी मत करो, अंधविश्वास मत करो, आप सोचो समझो, परिस्थिति का जायजा लो और काम करो। तो तत्वज्ञान जब कोई भी इकट्ठा तत्व होता है, जैसे गीता का तत्वज्ञान है वो एक विकसित हो गया, तो उसके फॉलोअर्स भी बड़े संख्या में आ जाते हैं। अब फॉलोअर्स मतलब मैं भक्त मानता हूँ, और भक्तों का कहना यह होता है कि सावरकर भक्त नहीं बहुत है। मैं खुद को सावरकर भक्त नहीं मानता हूँ, क्योंकि अगर मैंने भक्त माना तो मेरा काम ऐसा होता है कि सुबह सुबह उनको प्रणाम कर दो, दिन भर अपना काम करो, रात को वापस आरती उतारो और सो जाओ। तो जब मतलब भक्तों का एक बड़ा ये होता है कि अपने देवत को किसी ने कुछ बोला तो वो बड़ा क्रोध हो जाता है, और वो ये भी नहीं कह रहे थे कि वो मतलब जो बोला वो बोला, कृष्ण जी ने ऐसा बोला है तो उसमें हम कोई बदलाव नहीं आने देंगे। और जब पहले ही मैंने कहा है कि सावरकर जी का विचार था कि कोई भी विचार त्रिकालदर्शी नहीं होता है, तो भी ये तत्वज्ञान जो होता है ये भी एक पोथी में बदल जाता है। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो तत्वज्ञान है सावरकर, तो मैं विचारधारा कहना चाहूंगा, क्योंकि विचारधारा जो होती है, धारा तब गंगा का उगम जब हिमालय से होता है तो छोटी होती है, उसका स्वरूप अलग होता है। जब बंगाल के उपसागर में जाके मिलती है तो उसकी वापस कई शाखाओं में जाके सागर को मिलती है। तो धारा का रूप बदलते जाता है, जैसे जैसे देश बदलता है वैसे धारा का स्वरूप बदलता है। और विचारधारा का मतलब सावरकर का मतलब यही है कि हम सावरकर के विचार से आगे जाए, और जब भी और 50 साल के बाद और कुछ अलग होगा, 100 साल के बाद कुछ अलग होगा, तो सावरकर का विचार हम आगे करें। तो ये सावरकर विचार है क्या? तो देश हित के लिए जो भी व्यवहारिक हो उपयुक्ततावाद वो करना चाहिए, सावरकर का मूल विचार था। सावरकर जी के सामने भगवान कृष्ण के आदर्श थे। अभी देव साहब है, उन्होंने बोला कि सावरकर जी ने कुछ कृष्ण को कोट नहीं किया है, मगर उन्होंने एक भक्त के रूप से कभी कोट नहीं किया है, मगर उन्होंने बार बार ये किया कि कृष्ण से क्या सीखना है। तो ये राधा कृष्ण नहीं सीखना है, हमें महाभारत का सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण सीखना है, जो कहता है कि भले तुम्हारे गुरु सामने हो, तुम्हारे भाई सामने हो, अगर वो अधर्म के लिए लड़ रहे हैं तो धर्म के लिए आप भी उन पे हथियार चलाओ। इतना ही नहीं, तो कृष्ण ये कहता है कि ऐसे कृत्य में अगर आप अधर्मियों से लड़ रहे हो तो कोई भी मार्ग जो आपको विजय दिला दे वो जायज है, उसमें कोई भी अनएथिकल नहीं है। ये कहने वाला पहला व्यवहारवादी उपयुक्ततावादी हमारा नेता मैं कहूँगा, क्योंकि कृष्ण की जो तत्वज्ञान है उसको आप पूजावन कीजिए, उसको आप पढ़िए, तो कृष्ण नीति का जब आप अवलंब करोगे तो ही देश सशक्त होगा। सावरकर जी ने यही सीखा। कृष्ण नीति का अवलंब करने वाले एक छत्रपति शिवाजी महाराज थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की नीतियों में कृष्ण नीति की झलक काफी दिखाई देती है, और स्वतंत्र वीर सावरकर की नीतियों में छत्रपति शिवाजी महाराज की। उसके बाद जाके उन्होंने ये स्पेंसर मिल या काफी बचपन आदि लोगों का जो लोग थे इनका अध्ययन किया, और उसमें वो आकर्षित हो गए। मगर बाद में उन्हें ये जब महाभारत का भी उनकी पढ़ाई अच्छी थी तो उन्हें लगा कि भगवान कृष्ण ही हमारे भगवान ही नहीं तो उपयुक्ततावाद के वो पहले गुरु है, कि कोई चीज उपयोगी हो तो उसे स्वीकार करे, और वो अनुपयोगी हो तो उसे फेंक दो, उसे कोई कारण देने की जरूरत नहीं है। अभी जो बड़ी बड़ी बातें आती है तत्वज्ञान में, जैसे देखो सत्य धर्म अहिंसा, अभी क्या है जब हम कहते हैं कि कोई शाश्वत नहीं है, शाश्वत नहीं का मतलब इसे कोई शाश्वत मूल्य नहीं है, तो ये इसके अर्थ बदलते जाते हैं। सत्य क्या है? अगर कोई एक लड़की उसके पीछे गुंडे लगे हैं और वो आपके घर में आके छुप जाए, आप अकेले तो उसका बचाव नहीं कर सकते, तो 30-40 गुंडे हैं, वो आके आपको पूछे पता है वो लड़की कहाँ गई, तो अगर आपने बता दिया कि मेरे घर में है, तो उस सत्य को क्या, उस सत्य की वैल्यू क्या रहेगी? अगर आप झूठ बोल देंगे कि नहीं वो तो वहां भाग गई, वो गुंडे पीछे जाएंगे, लड़की बचेगी, तब वो जो आपका असत्य है वो भी धर्म बन जाता है। और जब आपको गुंडों को बता देंगे कि ये लड़की यहाँ पे है, तो उस लड़की के साथ जो भी कुछ होगा उसके पाप के भागी आप होंगे, भले आप सत्य गए। तो ये बड़े बड़े शब्दों का खेल है, और सावरकर जी कह रहे थे कि शब्दों को इसमें मत चाहिए। और आज जो चल रहा है वही शब्दों का खेल चल रहा है सब, राष्ट्र भावना, लोकशाही, मूलभूत अधिकार, तो इसके जड़ में जाइएगा। और जो समाज के इसमें जब कोई नेता जब काम करता है, या जो राजा का काम है, वो सबसे ज्यादा संख्या में लोगों का भला करे,
तो उसमें हो सकता है एक आध दो पे अन्याय हो, फिर ये रामायण में कि राम ने वो शंभुक पे अन्याय किया, इसने क्या, वो तो चलो पोस्टमार्टम करने वाले करते रहे, मगर राजा का काम है कि हम सबसे ज्यादा संख्या में जो मेरे लोग चाहिए, तो वो भी उसका मतलब ये होता है कि बहुमत का ही मैं आदर करूं, सबसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों का भला करूं। तो इसलिए ये सब अर्थ है, मैं इसमें अभी जाऊंगा नहीं ज्यादा, मगर आप भी ध्यान में रखो कि ये सब शब्द है, इस शब्दों के खेल होते हैं। तो देश हित या जनहित में ही जिसका उपयोग हो उसी का प्रचार करें, फिर भले किसी से गद्दारी करो। शिवाजी महाराज ने तो कह दिया अफजल खान को कि मैं आपको डरता हुआ मिलने आ जाती, और मौका मिलते ही बिछुआ मार के उसको कर दिया। अगर शिवाजी महाराज अगर ना मारते तो अफजल खान को मारने को तैयार था। तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि महाराज ने कपट नीति का उपयोग किया, महाराज ने उसी नीति का उपयोग किया जो राष्ट्रहित में उपयोगी थी। इसलिए सावरकर तत्वज्ञान का ये जो ये तत्वज्ञान की एक बिंदु है, और ये भगवान कृष्ण से चले आ रही है, सावरकर ने हमारे लिए फिर से संकलित किया है, इसलिए मैं इसे सावरकर विचार करना पाऊंगा। सावरकर जी ने काफी अध्ययन किया, ये कैसे आए, तो बचपन से जैसा मेरा सौभाग्य था उनका भी सौभाग्य बड़ा था। उनके पिताजी जो थे वो काफी पढ़े लिखे थे, उनके पास अंग्रेजी भी किताबें थी और भारतीय किताबें भी थी। सावरकर जी ने बचपन से किताबें पढ़ने का उन्हें बड़ा शौक था, उन्होंने काफी अध्ययन किया। उन्होंने ये तो धर्म ग्रंथ पढ़े, शिवाजी महाराज के बारे में पढ़े, कृष्ण जी के बारे में पढ़े, मगर वो देश विदेश के क्रांतिकारियों के बारे में भी उन्होंने पढ़ाई किया। और उसके बाद उन्होंने ये निष्कर्ष पाया कि भाई बिना युद्ध आजादी हमें नहीं मिल सकती है। और फिर क्रांतिकारी जब संगठन उन्होंने किया, तो ये तो कहते हैं कि यार ये क्या है, एक दो लोगों को बम से मार दो, एक दो को गिरा दो, क्रांति नहीं होगी। सावरकर नहीं मानते थे ऐसी क्रांति नहीं होगी। उन्होंने रशियन रिवॉल्यूशन की पढ़ाई की, उनके बारे में पढ़ा, उन्होंने इटालियन क्रांति के बारे में पढ़ा, उन्होंने फ्रेंच क्रांति के बारे में पढ़ा। उनका जो मॉडल था, सावरकर जी के अपने विचार थे, वो कोई ब्लाइंड फॉलोअर नहीं थे। उन्होंने उनकी जो मॉडल था वो दो इस पे आधारित था, एक तो इटालियन क्रांतिकारियों की युद्ध नीति और रशियन क्रांतिकारियों की संगठन नीति। रशियन क्रांतिकारियों में एक सिस्टम थी कि छोटे छोटे मॉडल्स होते थे, एक गढ़ का दूसरे गढ़ को पता नहीं होता था, और जो गठा प्रमुख होंगे वो इस नगर में अगर 3-4 यूनिट हो गए। अभी आपको पता होगा कि बड़ौदा में ही एक ब्रिटिश काल में एक अभियोग चला था, उसमें 2 संगठन के लोग पकड़े गए थे, एक का नाम था शिवाजी क्लब, दूसरे का नाम था विनोद भारत, मगर मूलतः वो तो एक ही लोग थे, इनके तो बाहर से नाम अलग अलग होते थे। तो ऐसे संगठन बनाए गए, छोटे छोटे 10-10, 15-20 लोगों के गठ, कि जिनका खाली नेता ही वो नगर संगठन में सम्मिलित हो, और नगर का एक आदमी बाहर, तो कोई भी आदमी पकड़ा जाए तो दूसरे गठ का नुकसान ना हो। और जो उनकी जो नीति थी वो इटालियन इस पे बेस्ड थी, एक प्रगत संगठन हो जो जनता को एकत्रित करे, जनता में जनभावना उनको उत्तेजित करे, देश के लिए, स्वतंत्रता के लिए, अपने हक के लिए लड़ते रहे, जो लेजिटिमेट है, जो कांग्रेस एक्चुअली करती थी। वैसे एक संगठन, और दूसरी गुप्त संगठन जो शस्त्र जमाए और गरीबी युद्ध तंत्र का अवलंबन करें, क्योंकि हम लोग कम हैं तो हमें गरीबी युद्ध ही करना है। शत्रु के हर केंद्र पर हर अधिकारी जो भी अत्याचार करता है उसके अगेंस्ट प्रहार करो। इससे 2 उद्देश्य साध्य होते थे कि अगर कोई अधिकारी ज्यादा अत्याचार करता है तो उसे अगर एक को मार दिया तो दूसरे 10 सुधर जाते हैं। दूसरी बात, ऐसे इसमें से जैसे अनंत कांधेरे केस में हुआ, बदला दिगरा केस में हुआ, जब बदला दिगरा फांसी गए, अनंत कांधेरे, देशपांडे, कर्वे, इनको फांसी हो गई, तो उनकी फांसी से हजारों लोग प्रेरित हो गए और वो इस स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ गए। स्वयं सावरकर भी, सावरकर बंधुओं को जब फांसी दी गई तो सावरकर 14 साल के थे, जब उनको फांसी हो गई उसी दिन सावरकर ने शपथ ली थी कि मैं देश के लिए। अच्छा, सावरकर में एक फर्क है, ध्यान में रखो, उन्होंने नहीं कहा मैं देश के लिए प्राण दूंगा, उन्होंने ये कहा कि देश के लिए मैं मरते दम तक शत्रु को मारते मारते लड़ूंगा। देखो यही है उपयुक्ततावाद, मैं मरते कुछ नहीं होने वाला है, शत्रु को मारने से लड़ाई जीती जाती है। और इसीलिए बताओ कि सावरकर के दिमाग में भावना तो थी, उन भावना मतलब मैं तो चाहता हूँ, मुझे ये चाहिए, मतलब चाह के कुछ मिलता नहीं है, सही मार्ग पे जाना चाहिए, उसके साथ बुद्धि की जोड़ चाहिए। तो इसलिए सावरकर बुद्धिवादी थे। आपने जो कहा वो बड़ा सही कहा कि बुद्धिवादी, बुद्धिजीवी, और इसमें काफी फर्क होता है। तो सावरकर बुद्धिनिष्ठ थे। और उसमें क्या आगे का ये था कि ब्रिटिश राजनीति, यूरोपियन राजनीति, उनका काफी उनकी पढ़ाई थी। 1908 में उन्होंने लेख लिखा था कि आगे चलकर यूरोप में एक बड़ा विश्व युद्ध होने वाला है, वो जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में ही होगा, और इसके लिए भारतीय क्रांतिकारी तैयार रहे। तो उनका कहना था कि जब ब्रिटेन हुई, क्योंकि ब्रिटेन तब बड़ी महासत्ता थी, हम लोग तो कुछ
कुछ नहीं कर सकते थे अकेले। तो उनका कहना है कि शत्रु का शत्रु, जैसा चिराग जी ने कल समझाया था कि जो नीति उनकी नीति, तो शत्रु का शत्रु उससे संधि करो। तो जर्मनी में क्रांतिकारी जाके बस गए थे और वहां जाके वहां से जो पहला जो अभियान चला था इसके बारे में बोल चुके हैं, तो मैं डिटेल में नहीं बोलूंगा। तो जब शत्रु प्रॉब्लम में आ जाए तो उसके अगेंस्ट उठाव करें, और उसी समय जब सैनिक उठाव में हम करें और उसी समय नागरिक भी उठाव करें, और इस तरह गुप्त रूप से जगह जगह शस्त्र संग्रह करना, वो सब आपने कल लिया है, मैं आगे नहीं लूंगा। तो उनका ये था कि ये एक बार हो चुका है 1870 में, तब हार गए थे, वापस करेंगे, जब तक नहीं जीतते तब तक हम करते रहेंगे। उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड में क्रांतिकारियों ने प्रयास किया, नहीं हुआ, सेकंड वर्ल्ड में हुआ, नहीं हुआ, नेवल ब्रिटेन हो गई और फिर ब्रिटिशों को आगे छोड़ना पड़ा। इसका राज यही है कि सावरकर जी का जो सूत्र था वो सभी क्रांतिकारियों ने उसका अवलंबन किया था और आखिरी तक वो लड़ते गए, और ये आखिरी का विद्रोह था नौसेना था, उसके बाद तो ब्रिटिश चले गए। ये दूसरा मुद्दा है, थोड़ा जंप कर रहा हूं मैं क्योंकि थोड़ा समय की कमी है। सावरकर बेचारा भी एक कहते हैं उनके बारे में कि वो अचानक सावरकर, जो क्रांतिकारी सावरकर थे, वो हिंदुत्व सावरकर कैसे हो गए। तो इसमें भी एक विचार परंपरा है। सावरकर में कोई बदलाव नहीं हुआ था। 1900 में पहला प्रायोरिटी थी कि ब्रिटिशों को बाहर निकाल दे। मुसलमानों के प्रॉब्लम से सावरकर वो जानते थे कि ये प्रॉब्लम होगा, मगर उनको एक विश्वास था 1857 के से कि भाई हम मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम हम समझ लेंगे। मगर हुआ ये कि 1918 या 19 में खिलाफत का जो आंदोलन शुरू हुआ, तब सावरकर जी को ये महसूस हुआ कि ये खाली मुस्लिम अलगाववाद का सवाल नहीं है, ये मुस्लिम सेपरेट आइडेंटिटी का सवाल नहीं है, ये सवाल है पैन इस्लामिज्म का। क्योंकि खिलाफत आंदोलन का जो नारा था उसमें था कि अफगान का अमीर हिंदुस्तान का बादशाह बनेगा। आज भी देखो अफगानिस्तान की औकात क्या है, वो अफगान का अमीर हमारा बादशाह बनेगा। ये सावरकर कैसे सहन कर सकते हैं? क्योंकि वो खिलाफत आंदोलन जो हुआ, उसी के बाद भोपलों का बंड हुआ केरल में, वहां हजारों हिंदुओं को मारा गया, बलात्कार किया गया, धर्म परिवर्तन लाखों की संख्या में हो गया। आज उनकी लोग आज हमारे दुश्मन बन के खड़े हैं। तब सावरकर जी को ये महसूस हुआ कि अभी उन्होंने ये हिंदुत्व के प्रश्न में काम करना चाहिए, क्योंकि पहले महायुद्ध ने ब्रिटिशों को काफी खोखला कर दिया था। अभी सावरकर को पता था कि 10-20 साल की बात है, हम तो ब्रिटिशों को दिखा नहीं देंगे, मगर जब ब्रिटिश निकलेंगे तब ऑप्शन हमारे पास दो ही है, एक तो एक हमारा राज रहेगा या वापस फिर वो मुगलकालीन मुस्लिम राज। तो उसमें ब्रिटिशों से को जाने के बाद क्या है, इसका भी किसी भी नेता को आगे के 20, 25, 50 साल का आप सब एक सेंटर ऑफ लीडर एंड गवर्नेंस के ये है, तो आपको विद्यार्थी है तो आपको यह सोचना नहीं कि मुझे ये साल क्या करना है, आगे का 5 साल का, 10 साल का मास्टर प्लान आपके पास तैयार होना चाहिए। उसके आगे 20 साल, 50 साल क्या होगा कि उसका पॉइंट बाय पॉइंट कम से कम एक प्रोजेक्शन आपके तैयार होना चाहिए। इंटरनेशनल राजनीति में यही हो गया, सावरकर ने यही किया, और इसीलिए उन्होंने हिंदुत्व की डेफिनेशन की। हिंदुत्व क्या है, तो एक बता दूं मैं कि 1910 में जब सावरकर जी को पकड़ा गया, तो फ्रांस में उन्हें पकड़ा गया ब्रिटिशों द्वारा, वो मार्से केस में। तो वहाँ के जो न्यूज़पेपर्स है, वो मैं अभी भी मेरे पास है वो, तो वहाँ पे उनका वर्णन था हिंदू रिवॉल्यूशनरी सावरकर, और कोर्ट के केस के बारे में एक न्यूज़ थी, उसमें लिखा था कि रिप्रेजेंटेड बाय हिंदू बैरिस्टर बाप्टिस्टा। बाप्टिस्टा हो पारसी, मगर देखो फ्रांस में उनको कहते हैं हिंदू बैरिस्टर बाप्टिस्टा। तो ये हमारी एक नेशनल आइडेंटिटी थी हिंदू वो जमाने में 1910 में। मगर 1918-19 के बाद जब खिलाफत शुरू हो गई, तो इसमें थोड़ा धक्का हो गया कि नहीं, हम हिंदू नहीं है, हम मुसलमान हैं। और जब आगे चलकर कि सावरकर जी को लगा कि भारत का विभाजन भी हो सकता है, विभाजन टालने के लिए हमें बहुसंख्या दिखानी पड़ेगी। अब आप बोले कि हिंदू तो बहुसंख्या थे, बहुसंख्या दिखाने की क्या बात है? तो नहीं, माफ करना, हम बहुसंख्या नहीं थे, हम जात पात पंथों में बटे हुए थे। मुसलमान 30% थे, और हमारी कोई भी जात, कोई भी पंथ 10-12% से इंडिविजुअल नहीं था। तो हिंदुस्तान का स्वरूप वो ऐसा था कि 20-25-50 जाति के लोग समूह है, उसमें से सबसे बड़ी जाति है मुसलमान 20%। तो इनके अगर इनके अगर लड़ना जरूर है, क्योंकि ये तो मुसलमानों का हमें अलग होना चाहिए। हमें वो अफगानिस्तान का हिंदुओं मुसलमानों में, हिंदुस्तानी मुसलमानों कोई लीडर नहीं था, वो अफगान के अमीर को हम हमारा बादशाह बनाएंगे।
ये जब मांगे होने लगी तो सावरकर जी ने ये समझा, और देखो ये ऑलवेज रिएक्शनरी होना गलत बात नहीं, रिएक्शन तो करनी पड़ती है। अगर किसी ने आपके बहन या बेटी के साथ छेड़ दिया और उसने आपको एक तमाचा गाड़ दिया तो रिएक्शनरी नहीं हो गए, क्योंकि ये एक्शन तो लेनी पड़ती है। तो हर बार ये डिफेंसिव में मत जाओ कि सावरकर रिएक्शन नहीं, जो रिएक्शन लेना जरूरी था वो लेना और उसको एक्शन कहते, उसको रिएक्शन नहीं कहते, क्योंकि पहला गलती अगर आप नहीं करते तो मैं आपको नहीं मारता। तो इसके अगेंस्ट हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए उन्होंने हिंदुत्व का अभ्यास शुरू किया। तब 105 से ज्यादा डेफिनेशन थी हिंदुत्व की, हिंदू कौन है। लोपारेड्डी का कहना था कि वो वेद मानता वो हिंदू, गाय मानता वो हिंदू, ऐसे फलाने। और तब ब्रिटिशों ने एक प्रचार शुरू किया कि जो हमारे में आज हम जिनको हिंदू कहते हैं, जो बहुसंख्य उसमें एक वर्ग है, वो मूलतः वैसा हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है। उस धर्म का नाम है सनातनी धर्म या वैदिक धर्म, ये दो नाम से ये धर्म जाना जाता है आज जिनको हम बहुसंख्य हिंदू कहते हैं। तो ब्रिटिशों ने ये प्रमोट किया कि ये जो वैदिक या सनातन ये हिंदू, और बाकी को कहते हैं कि आप हिंदू नहीं है, सिख हिंदू नहीं है, बुद्ध हिंदू नहीं है, जैन हिंदू नहीं है, आर्य समाजी हिंदू नहीं है, देव समाजी हिंदू नहीं है। तब तो ये भी चलने लगा कि हिंदू ये गाली है। तो हिंदू शब्द एक पीछे लो, हिंदू शब्द एक गाली है, इसका अर्थ होता है काला गुलाम। तो आर्य समाजी लोग या पंजाब में ऐसा कहते थे कि यार हम हिंदू नहीं कहलाते खुद को, तो गाली है। तो समझ में भाई हिंदू नाम कैसे आया, ये तो हमारे पूर्वजों ने स्वयं का नाम रखा था। ये नाम हमारे राष्ट्र का प्रदर्शक है। ये सिंधु नदी के पास के रहवासी, सिंधु संस्कृति से हमें मिला है, इसका कोई मतलब गाली वाली नहीं है। हाँ, हो सकता है कि अगर आप गुलाम है तो हो गया ना, बड़ी इंडिया ने गाली दी ब्रिटिश जमानों में, तो क्या इंडियन का मतलब गाली है। तो ऐसे काफी उन्होंने प्रचार किया, और उनका ये कहना था कि हिंदू हमारी संस्कृति है। इसका एक ही मैं आपको गुरु गोविंद सिंह ने अपने उचित नाटक में जो लिखा था वो एक ही, इसमें काफी एविडेंसेस है। आप हिंदुत्व किताब पढ़िएगा, सकल जगत में खालसा पंथ का जय, जगे धर्म हिंदू सकल भंग भाजू। उन्होंने कहा ये पंथ खालसा है, धर्म हिंदू है। तो सावरकर जी कोई अलग बात नहीं करते, मगर वो व्याख्या करना चाहते थे कि हिंदू कौन है, और उन्होंने ये व्याख्या बनाई कि ये हमारा राष्ट्र निदर्शक है। और राष्ट्र में क्या होता है, राष्ट्र दो चीजों से होते हैं, एक तो मेरे पुरखे जहां के हो वो, और दूसरा आगे चलो, पीछे पीछे पीछे, तो दूसरा जो है संस्कृति, आगे ले लो। तो ये राष्ट्र में पुरखे और संस्कृति जो है वो हिंदू। अब उन्होंने एक बड़ा ये इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं पढ़ के सुनाता हूं। जब महमूद ने प्रथमतः सिंधु के पार आकर आक्रमण किया तो मानो स्वर्ग तथा नरक एक होकर उनके प्रक्षोभ के सामने हिंदू भूमि निस्तब्ध हो गई। यह भीषण युद्ध कई सदियों तक चलता रहा। हिंदुस्तान अपने नैतिकता तथा शस्त्र शक्ति से यह युद्ध अकेला ही लड़ता रहा। अकबर ने जब राज्य सत्ता संभाली और दारा शिकोह का जन्म हुआ, तब मुगलों को सहिष्णु धोरण अपनाना पड़ा और हिंदुओं को नैतिक विजय प्राप्त हुआ। अपनी खोई, अभी अकबर के बाद औरंगजेब वापस कठोर धार्मिकवादी बन गया। अपनी खोई हुई नैतिक प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त करने हेतु औरंगजेब ने धार्मिक उन्माद का सहारा लिया। इसी उन्माद के कारण उसे अंत में अपनी सैनिक श्रेष्ठता भी खोनी पड़ी। अंततः सदाशिवराव भाऊ ने मुगल सिंहासन हथौड़े के प्रहार से खंडित किया। पानीपत की लड़ाई हिंदू हार गए, मगर युद्ध में अंतिम जीत उन्हीं की हुई। इसके पश्चात अफगान कभी भी हिंदुस्तान की ओर आंख उठा के भी न देख सके। तत्पश्चात मराठों ने अटक पर जो विजय हिंदू ध्वज लहरा था उसे हमारे सिख काबुल नदी पर लेके गए। तो ये मैंने क्यों पढ़ के बता रहा हूं, इतने सालों में हम हमारे शत्रु से एक ही भूमिका लेकर लड़े कि हम सब हिंदू है, भले वो पंजाब के सिख हो, राजपूत हो, मराठा हो, कोई भी हो। तो ये ऐतिहासिक सत्य है। आगे अब आगे कहते हो कि हिंदू के व्यतिरिक्त अन्य कोई भी नाम हमारी वांशिक एकता को पूर्ण रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकता। हम लोगों में कुछ आर्य तो कुछ अनार्य, परंतु अय्यर हो या नायर हम सभी हिंदू हैं, हमारा रक्त एक ही है। कोई ब्राह्मण है तो कोई नामशूद्र अथवा पंचम, परंतु ब्राह्मण हो या चंडाल हम सभी हिंदू हैं, हमारा रक्त एक ही है। हम लोगों में कोई एकेश्वरवादी है तो कोई अनेकेश्वरवादी, कोई आस्तिक है और कोई नास्तिक, परंतु हम सब हिंदू हैं, हमारा रक्त एक ही है। हम केवल एक राष्ट्र ही नहीं, एक जाति भी है, जन्मतः एक बंधुत्व से जुड़े हैं। तो देखो ये विचार जो था उन्होंने वो ये तो फैक्ट है कि वे और हिंदूज, ये इन्होंने जिस तरह से प्रूव किया कि भाई हम एक जाति है, एक रक्त है, हमारे
आचार भिन्न हो, हमारे विचार अंततः एक ही है, तो इसलिए हम एक है और हम हिंदू है। पर आगे जाके कहते हैं कि हिंदू धर्म नहीं, हिंदू धर्म समूह है, किसी को भी अकेले को हिंदू कहलाने का अधिकार नहीं है। तो वो कहते हैं कि आप हिंदू सिख कहो, आपको अगर आपकी आइडेंटिटी चाहिए तो हिंदू बौद्ध कहो, हिंदू जैन कहो, आपका पंथ जैन है, बौद्ध है, सिख है, वैदिक है, मगर आपका धर्म हिंदू है। आगे तो उन्होंने व्याख्या की उसकी। अभी देखो साइंटिफिक वो तो विचार थे, शास्त्रज्ञ थे, तो एक व्याख्या भी होनी चाहिए। तो व्याख्या की कि सिंधु नदी से लेकर सिंधु समुद्र तक इस भूमि को जो भी पितृभू और पुण्यभू मानता है वो हिंदू। अभी पितृभू तो आसान है, पुरखों की भूमि। पुण्यभू क्या है? तो पुण्यभू मतलब हम जो भी विचारधारा मानते हैं, मैं आगे चलता हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ कि थोड़े विचार भी आगे चलने चाहिए। तो जो भी विचारधारा इस भूमि में जन्मी हो उसे मानने वाला मतलब उसके लिए वो पुण्य भूमि हो। जैसा एक नास्तिक भी, सावरकर सदा नास्तिक थे, ईश्वर को नहीं मानते थे, मगर ये नास्तिकवाद का जन्म भी हिंदुस्तान में हुआ है, चारवाक उसका परिणत है। तो सावरकर भी इस हिसाब से खुद को जो ईश्वर नहीं मानते थे वो भी हिंदू हो सकता है, तो ईश्वर मानने वाले का तो सवाल ही नहीं। तो ये जो बड़ी व्याख्या की उन्होंने, उसे हिंदू को राष्ट्रीयत्व में उन्होंने बदल दिया। हिंदुत्व को जो एक धर्म था उसे राष्ट्रीयत्व में बदल दिया। तो उनका ये था कि देश के लिए जो उपयुक्त है वही मैंने करना चाहिए, उसी का पालन मैंने करना चाहिए, और देश के लिए जो अनुपयुक्त है उसे छोड़ देना चाहिए। वो कहते थे कि अरे चर्चा में मत जाओ कि भला ना वेदों में ये लिखा है क्या, इसमें ये लिखा है क्या। बोलते आपको जो चाहिए वो करो, क्योंकि देश के लिए देश हित में करना है तो करो। और इसी के हिसाब से अगर ये इसकी विचारधारा है तो मैं थोड़ा आज की इसमें आना चाहूंगा। एकदम धन्यवाद नहीं जाना चाहता हूँ। तो आज के परिस्थिति में सावरकर विचार का क्या है, तो एक एग्जांपल दूंगा मैं। जब कश्मीर में धारा 370 हटी तो उसके ऊपर बड़ी चर्चा शुरू है। अभी सावरकर खुद भी मानते थे कि वो हटना चाहिए, मगर हो सकता है कि वो उनके वो 47 के विचार हो। तो आज अगर सावरकर होते तो क्या विचार करते? देखो, हटाने वाले तो बोल रहे हैं कि अन्याय है वगैरह, वो तो आपको मालूम है, मेरा भी वही कहना हटना चाहिए। बचाने वाले कहते हैं कि भाई नहीं, नेहरू जी ने वो वचन दिया था उनको और इसी कंडीशन पे विलय हुआ है, अब ये धारा हटाना ये विश्वासघात होगा वगैरह वगैरह। ये इसको विरोध करने वाले कहते हैं कि ये नहीं, नेहरू के विचारधारा को आपका विरोध है, आपकी विचारधारा अलग है। तो ये विचारधाराओं का इसमें से देखा जा रहा है कि हम कांग्रेस वाले तो हम नेहरू जो बोलेंगे उसी को करेंगे। मेरा कहना है सावरकरवाद का अवलंब करें तो हम लोग पहला ये करेंगे कि यार ये वो टाइम में आपने क्या सोच के, भले मैं मान लेता हूँ कि नेहरू ने सही किया, वो मेरा आज का मुद्दा नहीं है। आज का मुद्दा मेरा आज हटाना सही है गलत है ये मुद्दा है। तो आज की इसमें मेरा आर्गुमेंट नहीं रहेगा कि अगर नेहरू ने तब सही भी किया होगा तो आज क्यों गलत है, क्योंकि एक राष्ट्र में दो संविधान नहीं चल सकते, तो पहला मुद्दा है। फिर दूसरे तो काफी मुद्दे हैं, वहाँ दलितों को आरक्षण नहीं है, स्त्रियों का अन्याय अत्याचार हो रहे, पाकिस्तानी लोगों को सिटीजन मिल जाती है, भारतीय लोगों को नहीं मिलती। तो ये हटना चाहिए, तो बस हटना चाहिए, इसमें आर्ग्यूमेंट नहीं। और इसी में हम लोग आर्ग्यू करें, हम लोग ये चर्चा में मत जाए कि वो नेहरू ने क्या किया था, वो गलत है। आज के इसमें इट इज रिक्वायर्ड, इट इज द कॉल ऑफ द टाइम कि अब ये होना चाहिए, कश्मीर एक होना चाहिए। और इसी के लिए जो मोदी जी ने किया है उसका हम सबने समर्थन करके एक ही मुद्दे पे, नेहरू तब बोले इसलिए आज वो सही है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी विचार त्रिकालाबाद, ये हमने बोलना चाहिए कि त्रिकालाबादी कोई भी विचार नहीं है। तो हमने जब उत्तर देते हैं, हमें इसलिए बार बार पूछते हैं क्योंकि हम लोग खुद ही हिस्ट्री में अटके रहते हैं। हिस्ट्री में मत अटको, हिस्ट्री से सीख लो, जो सीखना है सीख लो। अमल तो मुझे आज करना है, अमल तो मुझे आज की भाषा में बोलना है, उत्तर मुझे आज के जमाने में देना है, मुझे कंप्यूटर पर रिप्लाई देना है, मुझे मशीन गन से उसको पाकिस्तान को आंसर देना है, तो मैं खड़ा की भाषा नहीं कर सकता हूँ। हाँ, सीख जरूर ले सकता हूँ मैं। और जो सीख अभी देखो, हमारे प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, इतिहास का दोनों का अभ्यास है। मैं एक थोड़ा किस्सा सुनाना चाहता हूँ आपको। ईस्वी सन 500 की बात है, गुप्त डायनेस्टी, गुप्त वंश का राज्य था वहां पे। चंद्रगुप्त मौर्य वाला नहीं, वो ईस्वी सन पूर्व 300 के, उनके बाद 800 साल के बाद ये गुप्त वंश वाला समुद्रगुप्त नाम का राजा था। उसके पश्चात उसका बड़ा बेटा रामगुप्त सम्राट बन गया। शकों का आक्रमण हुआ। रामगुप्त बड़ा शांतिवादी राजा था, उसने कहा कि यार युद्ध हो जाएगा तो हजारों लोग मरेंगे। तो उसने मैं संदेश भेजा कि क्या युद्ध टला जा सकता है? तो शक सेनापति ने कहा हाँ, टला जा सकता है, तो शर्त यह है कि आप हमें वो धन वन तो दे ही दो,
सुना है आपकी बीवी बड़ी सुंदर है तो उसे हमारे पास भेजो। उसने मान लिया, वो बोलता है मैं त्याग करता हूँ मेरे बीवी का राज्य के लिए, मगर लोग बचेंगे। मगर उसका छोटा भाई था चंद्रगुप्त, जो आगे विक्रमादित्य नाम से प्रसिद्ध हुआ। विक्रमादित्य को ये चीज पसंद नहीं आई। देखो उसने क्या किया, उसने तुरंत रामगुप्त की हत्या कर दी। सीधी बात है, जो भाई धर्म का मार्ग ना करे, जो अपनी बीवी को दूसरे के पास भेज दे, वो भाई कहने का लायक नहीं है। और उसे जिंदा रखता तो रामगुप्त को चाहने वाले भी काफी थे। पहला प्रैक्टिकल सोल्यूशन, रामगुप्त की हत्या कर दी। अब इन्होंने ये पालकी वालकी भेजी थी शकला राजा ने रानी के लिए, तो चंद्रगुप्त ने स्वयं स्त्री का वेश परिधान किया, अपने सैनिकों को दासी का वेश परिधान कराए और सेनापति के शिविर में जाके सबकी कल्याण रात में करके वापस आ गए और सुबह सेना जाके उन पर आक्रमण कर दिया। अब जो सेना का नायक खत्म हो गया, जब शक सेना खड़ी हो गई तो उनका नायक ही नहीं था, तो उन्हें परास्त होना ही पड़ा। दैट वाज द फर्स्ट सर्जिकल स्ट्राइक। हमारे पे हुए, मगर मैं इसकी बात करूं। बाद में शिवाजी महाराज ने, शाइस्ते खान बड़ा सरदार था, कभी हारा नहीं था, शाइस्ते खान एक युद्ध नहीं हारा था। पुणे में महाराज के महल में उसने कब्जा कर लिया। शिवाजी महाराज रात को गए, वो महल में घुसे, शाइस्ते खान बार बार बच निकला मगर उसकी उंगली काटी गई। दैट वाज सेकंड सर्जिकल स्ट्राइक। और सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब ऐसा नहीं होता मैं जाके किसी को जाके मार दूं। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब होता है मैं ऐसा कोई कृत्य करूं, ऐसा कोई गहरा हाथ लगाऊं कि जिससे तुरंत शत्रु घुटने पे आ जाए। और जो बालाकोट का जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ वो वही सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, क्योंकि हमने अहमदाबाद जो मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ पाकिस्तान है उससे 60 किलोमीटर, मतलब हमारे प्लेन्स को एक मिनट 1.5 मिनट का डिस्टेंस था, हम लोग वहां तक जा सकते थे, वहां तक बॉम्ब गिरा सकते थे। जब पाकिस्तान को ऐसा हुआ ये भाई ये पीओके में नहीं कर रहे, ये तो हमारे गढ़ में घुस के आके हमारे घर में आके हमारे मार रहे, इसलिए कुछ नहीं कर पाए। और आज भी जो 6 तारीख को हुआ, उसके बाद आज जो तारीख चल रही है 15 दिन बीच में हो गए, कश्मीर में पूरी शांति इसलिए है क्योंकि वो दहशत हमने उनके दिल में जगाई है। मोदी जी ने वो जगाई है दहशत, वो आज तक किसी नेता ने नहीं की। आज हमने वो दहशत जगाई कि हम घर में घुस के मारेंगे। राधा सिंह तो बोल दिया यार, हमने तो ये नो फर्स्ट यूज का पॉलिसी हम लोग अलग सोचेंगे। अरे बोलो ना भाई, ये तो आज तक बोलते भी नहीं थे। अभी इन्होंने धमकी दे दी कि ये नो फर्स्ट यूज पॉलिसी हम इसका विचार करेंगे। अब पाकिस्तान घुटने पे आएगा। और ये दहशत इसलिए जरूरी है क्योंकि यही दहशत है कि जो युद्ध टालेगी। नहीं तो हम लोग डरते जाएंगे, वो हमारे घर में घुसते जाएंगे, एक दिन युद्ध होना ही है, तब बर्बादी होनी है। आज ही उनको सचेत कर दो कि भाई नहीं, सो फार नो मोर, तो शोडाउन टाला जा सकता है। इसी को चाणक्य नीति कहते हैं, पहले इसके लिए चाणक्य पढ़ना पड़ता है। हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू काफी इतिहास के मतलब आकर्षक थे, मुझे पता नहीं, इतिहास तो पढ़े थे, उनकी कुछ किताबें भी इतिहास के ऊपर है। मगर इतिहास पढ़ना और इतिहास से ज्ञान लेना इसमें काफी फर्क है, इसलिए बार बार गलती करते रहे। पहली गलती की कि तिब्बत उन्होंने खोया, जो बफर स्टेट था इंडिया और चाइना के बीच में, वो खोया, कश्मीर खोया। बाद में उनकी गलतियां चालू ही रही। तो बार बार गलती इसलिए की कि उन्होंने कभी इतिहास का अध्ययन नहीं किया था। और इसीलिए इतिहास का अध्ययन करना भी, जो मैंने पहले कहा मेरे बच्चों को, जो यही सब उनको बताया मैंने कि भाई इतिहास का अध्ययन इसलिए करना है कि इतिहास दोहराता रहता है। तो इतिहास के जो हमने गलतियां की उससे हम उसको सुधार लें, और जो हमने अच्छे पराक्रम किए उससे भी प्रेरणा लें, क्योंकि हमारे सामने आदर्श रहना बहुत जरूरी होता है। और 5 मिनट हो गए, हमारे लिए बहुत जरूरी है आदर्श लेना। वो आदर्श अगर हमारे पीढ़ी के सामने ना है, आगे की पीढ़ी के ना है, तो क्या सही क्या गलत, किसे अनुकरण करना है। तो आदर्श नहीं रहे तो समाज ही खत्म हो जाता है। जो समाज अपना इतिहास भूल जाता है वो अपना भूगोल भी गंवा लेता है। अभी थोड़े 1-2 मुद्दे और थे, इसीलिए इनकी थोड़ा परमिशन देना चाहता हूँ 5 मिनट। एक मुस्लिम, जब ये कुछ चर्चाएं हो रही थी तो हिंदू मुस्लिम एकता का बड़ा एक विषय आ गया। ये सबसे बड़ा झूठा नैरेटिव है हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम एकता कोई विषय नहीं, हम तो दुश्मन मानते ही नहीं ना किसी को। अगर मैं इनको दुश्मन ना मानते एकता का क्या, हम तो एक ही है। दुश्मन वो मानते हैं, वो समझते हैं कि हम लोग अलग हैं। और ये जो नैरेटिव चला हिंदू मुस्लिम भाईचारा, गंगा जमुना तहजीब, या फिर रमजान में राम है, दिवाली में अली है, ये सब झूठ है। और ये भी झूठ है कि मुसलमानों को बरगलाया जाता है। उनको तो बचपन से ही सीख है कि भाई यू आर रूलिंग रेस, और उनको सिखाते आप रूलिंग रेस हो, आपको राज करना है भारत पे।
जब यही सिखाया गया है तो ये बड़गलाने वाली बात नहीं, इनको तो वो उनके स्कूल में ही सिखाया जाता है, वो बचपन से वो वही सीख के बड़े होते हैं। वो रास्ते का एक पंक्चर वाला हो या फिर फिल्म इंडस्ट्री कोई खान, वो वही इनकी भाषा में बात करते हैं। अगर हम हमारे अधिकारों के बारे में सचेत हो गए तो बोलते वी फील वेरी डिसवर्ड कि हम लोग डर गए हैं, इधर डर का माहौल हो गया है। अरे ये नसरुद्दीन शाह जो बड़ी बड़ी बातें करता है, अभी परसों सावरकर स्मारक पे उसका शो हुआ, जो हिंदुत्ववादियों का सबसे बड़ा प्रणेता वीर सावरकर, उसके संस्था पे इसने आके शो किया, उसको तब डर नहीं लगा। अगर आके जब कुछ हो जाता है तो आके बड़ी ये नहीं बहुत बड़ा डर का माहौल है, ये डर का माहौल नहीं है। अगर डर का माहौल रहता है तो कोई प्राइम मिनिस्टर को पुलिस में गाली दे नहीं सकता। पाकिस्तान में नहीं होता है वो डर का माहौल, वहां पे है। पाकिस्तान में कोई बोल नहीं सकता आर्मी के अगेंस्ट, क्योंकि आर्मी का बोलेगा तो उसे गोली मार देंगे। इंडिया में डर का माहौल नहीं, इसलिए डर की बात करते हैं। तो ये समझना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, मैं बहुत शॉर्ट में बताता हूं। मैं ये हिंदू मुस्लिम एकता नहीं है, हमें इक्वल राइट्स चाहिए। और इसके लिए मैं बोलता हूं आज भी परिस्थिति वही कि हम माइनॉरिटी में है, मुसलमान माइनॉरिटी नहीं है। मुसलमान तो आज वापस 20% हो गए वो, तो 20% कैसी माइनॉरिटी। आप यूएन चार्टर देखिए, यू आर ऑल स्टूडेंट्स, आप थोड़ा आपको पता होना चाहिए। एज पर द यूएन चार्टर 1% के नीचे हो तो माइनॉरिटी है। हमारे पास दो ही माइनॉरिटी, जूस है, दूसरी पारसी है। हमारे पास दूसरी कोई माइनॉरिटी नहीं। और हमारा समाज आज, मैं वापस कह रहा हूं कि जो 1923 में सावरकर ने हिंदुत्व की किताब लिखी, तो समाज हमारा बिखरा हुआ था जाति पातियों में। आज भी वही कंडीशन है। आज देखो बाहर क्या चल रहा है। अरे आप कौन है बोलते, तो अपनी जात का नाम बोलते, हिंदू है, कोई नहीं बोलता। तो हमने अगर हिंदू के रूप में हम एकत्र नहीं हुए तो विल बी में माइनॉरिटी। और अब अगर आप कमजोर है तो आप हक मांग नहीं सकते। अगर मुझे मेरा हक चाहिए, मैं तो हक ही मांगता हूँ। सावरकर जी ने हक ही मांगा, वी वॉन्ट इक्वल राइट्स। मगर इक्वल राइट वो शेर के सामने बकरी हक नहीं मांग सकती है। अगर जंगल में शांति कराना है तो शेर को शेर ही करेगा शांति को। हमें शेर बनना है, हम शेर बनेंगे तभी हम शांति करेंगे। हम शांति चाहते हैं क्योंकि हमारा देश है, हमारा देश आगे चले, फले फूले बड़ा हो, इसलिए हमें करना पड़ेगा। इसलिए एजुकेशन पॉलिसी बदलनी पड़ेगी, मदरसे बंद करने पड़ेगी। क्या हमारे बच्चे वेधशाला में पढ़ते हैं? बताओ भाई, हम तो सेकुलर स्कूल में जाके पढ़ते हैं। और ये पढ़ेंगे मदरसे पे, अगर वो आप बोले कि बेरोजगारी है, इसमें हम, ये हमारी जिम्मेदारी है। आपका एजुकेशन सिस्टम होता है कि वो मदरसे से जो ग्रेजुएट होता है वो उसका एजुकेशन पॉलिसी वो कुरान पढ़ सकता है, तो क्या नौकरी मिलेगी उनको? तो ये उन्होंने भी सोचता है, गवर्नमेंट भी सोचता है। गवर्नमेंट ने ठीक है, आपको अगर आपका रिलीजियस ये चाहिए एजुकेशन तो अपने पैसे से लो, गवर्नमेंट विल नॉट स्पेंड मनी ऑन इट। ये मदरसों का फंडिंग बंद करना चाहिए। 5 साल से हमारा गवर्नमेंट है, मगर आप लोग आवाज नहीं उठाओगे तो गवर्नमेंट ये काम नहीं करेगा। और आपने तो बोला गुरुकुल की बात और अच्छी शिक्षा की एजुकेशन विदाउट स्ट्रक्चर, ये तो हम तो आगे जा रहे हैं। मगर वो वहाँ पे वो बच्चे मदरसे में पढ़ेंगे और फिर हम बोलेंगे यार क्या, वो तो उनका तो नसीब ऐसा, वहाँ से वो पढ़े, उसमें क्या गलत। ठीक है, फिर भुगतो, फिर वहाँ से ही दहशतवादी आएंगे, गोली मारेंगे, आपको मार देंगे। तो ये हमने प्रेशराइज करना है कि ये नॉन रिलीजियस एजुकेशन सब बंद करें, सबको सेकुलर एजुकेशन दो। और एजुकेशन, ये मेरा एक्सपीरियंस है, खुद का नहीं है। चीन के बारे में हम लोग ने काफी स्टडी की है। तिब्बत चीन अभी बचा चुका है। नाउ तिब्बत कैन नेवर बी सेपरेट फ्रॉम चाइना, बिकॉज 2 कारण है उन्होंने वहाँ पे जो हमने कश्मीर में नहीं किए, जो करना चाहिए। तिब्बत का चीन ने ओपन कर दिया उनके लोगों के लिए, आप जाके वहाँ पे बसो। सेकेंडली, वहाँ पे उन्होंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लाया। उसके पहले तिब्बत में सब ये बुद्ध लोग थे, मॉन्क्स, और इसी चक्कर में थे, गरीब थे, दूसरा कोई चारा नहीं था, तो धर्म और खेती बाड़ी थोड़ा उसमें ही चले थे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के बाद आज वो आदमी जाके 8-10 घंटा काम करता है, 1-1.5 घंटा जाने में, 1 घंटा आने में, 12 घंटा घर के बाहर रहता है, तो घर आके सो जाता है। उसमें कोई दूसरा काम करने की ताकत नहीं होती है, इसलिए शांति वहाँ बैठ गई। और जैसा इंडस्ट्रियल बढ़ता है वैसा धार्मिक उन्माद कम होता है। जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुए, अब देखो, अब यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप में देखो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गए तो वहाँ क्रिश्चियन धर्म का प्रभाव बहुत कम है। मगर आज भी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज आप देखो, पोलैंड वगैरह में जाओ तो वहाँ क्रिश्चियन धर्म का प्रभाव है। तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि जहाँ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आए वहाँ धर्म का प्रभाव कम होता है। वो होना भी चाहिए, क्योंकि धर्म का मैं जो अर्थ मानता हूँ, जो पारमार्थिक धर्म है, वो आपकी वैयक्तिक भाव है कि मुझे नर्क में जाना है, स्वर्ग में जाना है, मुझे क्या यज्ञ करना है, मुझे क्या करना है, वो मेरी वैयक्तिक बात है। मैं अपने घर में करूँ, अगर मैं बाहर आ लूँ तो मोमेंट क्या करूँ। सेकुलरिज्म का भी मैं आपको अर्थ समझाता हूँ। सेकुलरिज्म का मतलब धार्मिकता नहीं है। सेकुलरिज्म ऐहिक जीवन जो है हमारा,
सेकुलर का असली मतलब जो डॉक्टर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है, हमें ऐहिक जीवन में मतलब जो भी मैं जीने के लिए जो करता हूँ, मैं कपड़े पहनता हूँ, बाल काटता हूँ, काम करता हूँ, खाना खाता हूँ, दवाई लेता हूँ, एजुकेशन लेता हूँ, ये सब चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आती है। सो यह व्हाट फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अगर उसमें कुछ कंडीशन है कि वो फ्रीडम आपके हेल्थ को, पहली बार आपके खुद के हेल्थ को भी उसने प्रॉब्लम नहीं करना है। आप बोल सकते कि मैं ये इसके लिए एक आमरण उपोषण करके मर जाऊँ और मैं स्वर्ग में जाऊंगा, तो सरकार पकड़ लेगी आपको। दूसरा, दूसरों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। तीसरा, सामाजिक सुरक्षा के बारे में नहीं होना चाहिए। चौथा, वो ऑप्सिट नहीं होना चाहिए, मतलब आप कपड़े निकाल के बाहर नहीं घूम सकते। तो ये जो सब कंडीशन है दूसरे का फ्रीडम, यही, और उसने आगे जाके कहा है कि और आगे स्टेट कैन इम्पोज कंडीशन ऑन योर रिलीजियस फ्रीडम। तो रिलीजियस फ्रीडम आपको ये 4-5 चीजों में है, तो उसलिए मोस्टली आपकी बात है कि पूजा पद्धति की बातें आप घर में करो, बाकी बाहर आप एक भारतीय नागरिक के रूप में रहो, ना किसी हिंदू ना मुसलमान। हम तो मानते ही नहीं है, मानते आप ही है। आप ही चिल्लाते मुसलमानों के अत्याचार हुआ, मुसलमानों के अन्याय हुआ, और जो ब्लैकमेलिंग चल रहा है जो हमारी संस्कृति में ना, काफी एक कपिल कुमार जी जब भी बोले थे कि हम जीत के बाद बड़े खुश हो जाते हैं और वो मनाने, उसकी जीत मनाते हैं और उसमें शत्रु को सब दे देते हैं वापस। ये कश्मीर का जो हुआ परसों, आज बड़ा उत्साह का वातावरण है, मगर एक ध्यान में रखो, ये शुरुआत है। कश्मीर का एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो कश्मीर हैज बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया। मगर आज इंडिया का जो प्रॉब्लम है वही कश्मीर का है। सबका प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के सामने में लड़ना है। प्रॉब्लम है सांप्रदायिकता, विघटनवाद, और इसके लिए हमें हिंदू के रूप में इकट्ठा होकर, और हिंदू में मैंने तो जैसा कहा, मुझे एक ने बोला कि भाई मुसलमान हिंदू में नहीं आ सकते क्या? मैं बोला पुण्य भूमि का एक और एक अर्थ बड़ा होता है। वो अर्थ होता है कि ये भूमि मेरे लिए सर्वोपरि है, इस भूमि के ऊपर कोई नहीं, और मैं मेरे प्राण भी इसके लिए त्याग कर दूं। अगर मैं ऐसा मानता हूं तो फिर मेरा पूजा पद्धति कोई हो। अगर मैं ऐसा मानता हूं कि भूमि के लिए मैं प्राण भी दूंगा, ये भूमि मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, तो ये भूमि मेरे लिए पवित्र भूमि होकर मैं हिंदू हो गया, तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपका पूजा पद्धति कोई भी हो। क्योंकि जैसा जमाना बदलता है वैसा आज मुसलमान भी कई होंगे ना कि जो कुरान ना मानते होंगे, तो किसी ने कहा कुरान का आधार निकाल दो, तो निकल जाएगा। जैसा एजुकेशन बढ़ेगा वो निकल जाएगा। हमारा काम यह है, आप लीडरशिप में है, आपको 5-10 साल के आगे सोचना है। यू हैव टू बिल्ड अ प्रेशर लॉबी। मोदी भी क्या करेंगे, उनको भी बोलना पड़ता है कि लोगों को चाहिए, इसलिए हम कर रहे हैं, तो लोगों में आवाज हमको उठाना है। और एक इस देश को, एक युवा पीढ़ी है आप, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको 21 से 22 से 23 से सदी में, जो भी 50-100 साल में हम लोग, इंडिया विल बी नंबर 1 सिविलाइजेशन। धन्यवाद। समतीत वेत्ता भविष्यदर्शी, जो इतिहास का जानकार है वही भविष्य का दर्शन कर सकता है। इतिहास का मतलब ये नहीं है कि जो कल था पर आज नहीं। इतिहास का मतलब ये है कि जो कल नहीं था पर आज है। कार्यक्रम के अंत में हम वंदे मातरम के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाए। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरम् वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ
कंठ कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुजैर्ग्रत कर करवाले के बोले माँ तुम्ही अबले बहुबल धारिणी नमामि तारिणी रिपुदल वारिणी मातरम वंदे मातरम। तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हृदय तुम्ही मर्म त्वं हि प्राणा शरीरे बाहुते तुम्ही मा शक्ति हृदये तुम्ही मा भक्ति तोमारी प्रतिमा गड़ी मंदिरे मंदिरे मातरम वंदे मातरम। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलां अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं। श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की जय। धन्यवाद। ऐसे ही किसी कार्यक्रम में पुनश्च जल्दी ही मिले, ऐसी शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदाई लेते हैं। धन्यवाद। आपके जो सर्टिफिकेट है वो बाहर रेडी है। सर्टिफिकेट के साथ आपको जो बुक दी जाएगी वो भी आप वहीं से कलेक्ट करिएगा। आप लोग बधाई नो लई